नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। बच्चों, आज का जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ वो प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ विषय, कुछ टॉपिक्स, कुछ प्रकरण आपको दिए गए हैं। उन्हीं में से एक है समाज में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में से है। इसके सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। हम इसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि इस व्यवस्था के वैचारिक और संस्थागत आधारों का हम तरीके से अध्ययन न करने, उसके बारे में जान नहीं लें। प्राचीन जो भारतीय समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर प्रचलित था। ये जो है 4 आश्रम तो आप सभी परिचित ही हैं, लेकिन 4 वर्णों में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और जो चिंतक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने मानव समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तो आप सभी इस बात से परिचित हैं। जो पढ़ने पढ़ाने, धार्मिक कर्मकांड का अनुष्ठान करते थे, वे लोग ब्राह्मण कहा जाता था। इसके अलावा राष्ट्र की सीमाओं पर आक्रमणकारियों और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करने का और समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम क्षत्रिय वर्ग का था। वैश्य वर्ग, जो कि वर्ण व्यवस्था में तीसरा वर्ग है, उसका काम था कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, इसके द्वारा धन अर्जित किया जाए। और एक चौथा वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पर जो वर्ग था वो था शूद्र वर्ण, जिनका काम हुआ करता था उच्च जो तीनों वर्ण थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब की सेवा शुश्रूषा करना, उसी में इनका जो है जीवन व्यतीत हुआ करता था। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और समय समय पर जब अलग अलग शासक वंश आए, हम शासक वंश की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज का जो ढांचा धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जा रहा था, उसमें वर्ण व्यवस्था कैसे बदलती गई और किस तरह से मध्यकाल तक आते आते ये एक जटिल रूप इसने धारण कर लिया और इसमें जो है रूढ़िवादी प्रवृत्तियां धीरे धीरे किस प्रकार आती गई, इस बारे में हम आज के वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं वर्ण व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ था, क्यों आवश्यकता पड़ी समाज को अलग अलग भागों में बांटने की। अब एक तो थ्योरी बच्चों हल्का सा बता देती हूँ कि कई लोग ये माना करते हैं कि जब भारत में शुरू में आर्य आए तभी वो अलग अलग वर्णों में विभक्त थे, लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ हम इतना समझ नहीं पाते हैं। ऋग्वेद जो है उसके अंतिम जो सूक्त है, अध्याय है, उसमें पुरुष सूक्त में इस वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव बताया गया है और ये भी हम जानते हैं कि इसको बाद के काल में जोड़ा गया है। इसमें जो है वर्ण को 4 वर्णों में समाज को विभक्त किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम बताते हैं कि शुरू में आर्य वंश के जो सभी लोग थे उनकी एक जैसी सामाजिक स्थिति थी, उनमें वैवाहिक संबंध भी होते थे, साथ बैठ कर के सभी लोग खाते पीते थे, जीवन के सभी रसों का आनंद लेते थे। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार उनमें जो है भेद उत्पन्न होता चला गया। हुआ ये कि जब आर्य लोग जो बाहर से आए थे या नहीं आए थे तो उनके सीमाओं के लिए आपस में आर्यों के कबीले लड़ा करते थे। तो इनके कारण, इस संघर्ष के कारण आर्यों को कुछ ऐसे अनुभवी सैनिकों की आवश्यकता हुई जिनको कि युद्ध का अनुभव प्राप्त हो, जो युद्ध कला में निपुण हो, जो कि शत्रुओं से जनता की रक्षा करे। और इसी कारण क्षत से त्राण की रक्षा करने वाले के कारण इनको क्षत्रिय कहा गया है। हालांकि ये आर्य विश्व के ही अंग थे, किंतु जो है बाकी सभी लोगों में इनका भी ऊंचा और सम्मानित स्थान माना जाता था। दूसरा, जो वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल के लास्ट तक आते आते आर्य लोग जब भारत में ढंग से बस गए तो उनके विधि विधान, अनुष्ठान, इनमें वृद्धि होती चली गई और शुरुआत में जो सिर्फ मंत्र पाठ हुआ करता था सादगीपूर्ण और सरल तरीके से, अब धार्मिक जो कर्मकांड है वो धीरे धीरे जटिल होते चले गए। तो स्वाभाविक था कि कुछ लोग एक्सपर्ट चाहिए उसमें, जो कि ये जटिल यज्ञ के कर्मकांड हैं वो कर सकें, उनमें विशेष निपुणता प्राप्त करें। इस तरह से इन लोगों को ब्राह्मण कहा गया, जिनका समाज में पहले पायदान पर स्थान था। क्षत्रिय वैसे तो शासन कर रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक स्थिति देखें तो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। वैदिक युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय विश्व से उत्कृष्ट, विश्व यानी वैश्य से उत्कृष्ट और विशेष समझे जाते थे, लेकिन फिर भी उनमें वर्गभेद नहीं था। कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर शुरुआत में ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हुआ करता था। उसकी कार्य की निपुणता, विद्वता, योग्यता, उसके आधार पर उसका जो है वर्ण व्यवस्था में स्थान निर्धारित किया जाता था।
यद्यपि आर्य लोग दासों और दासियों को अपनी तुलना में हीन समझते थे, लेकिन उस वक्त तक उनको अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। कुछ दास परिवार ऋग्वैदिक काल में हमें उदाहरण मिलते हैं कि बहुत ही पैसा था और ब्राह्मण भी उनसे दान दक्षिणा लिया करते थे। इतना ही नहीं, कुछ मंत्रों में तो हम देखते हैं कि दासों के हित के लिए भी ब्राह्मण प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ऋग्वैदिक काल तक थी वो ये थी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर नहीं थी, बल्कि उसके गुणों के, उसकी योग्यता के, उसकी निपुणता के, उसकी विद्वता के आधार पर हुई थी। उस काल तक जो चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था थी वो सिंपल थी। आप निचले कुल में जन्मे हो, लेकिन फिर भी आप अगर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, याज्ञिक कर्मकांड कर सकते हो, तो आपको ब्राह्मण मान लिया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि कवि आंगिरस कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता जो है अनाज पीसती है। यानी तीनों जो है अलग अलग वर्गों के काम किया कर रहे हैं। एक ब्राह्मणों का काम कर रहा है, एक वैश्यों का काम कर रहा है, और माता जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि शूद्रों का ही है, अनाज पीसने का काम कर रही है, लेकिन सभी साथ मिलजुल करके रहा करते थे। अब आता है उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर वैदिक युग यानी परवर्ती जब तीनों वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद, इन तीनों के लिखने के काल को हम उत्तर वैदिक युग से जानते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का इसका युग माना जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में कई जगह चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। साफ है कि उत्तर वैदिक युग में वर्ण वेद भेद जो हैं विकसित हो गए थे। अब इस काल में क्योंकि यज्ञ के कर्मकांड इतने जटिल हो गए थे, इतने लंबे यज्ञ चला करते थे कि इन प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए एक्सपर्ट या विशेषज्ञ होना जरूरी था। तो इसलिए जो है ब्राह्मण जो है एक वर्ग जो है इसका प्रादुर्भाव हुआ याज्ञिक मुनियों का, जिसको कि ब्राह्मण कहा जाता था। तो ये जो है समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर थे। सभी दंडों से ये लोग मुक्त हुआ करते थे। सभी से दान दक्षिणा ग्रहण करना, यज्ञ करना इनका अधिकार माना जाता था। उसके बाद जब आर्य सभ्यता के लोग और ज़्यादा फैलने लग गए, शुरुआत में तो ऋग्वैदिक काल में तो पंजाब तक ही सीमित थे, अब वो जो है उत्तर प्रदेश के इलाकों तक आने लग गए। तो कई रथेष्ट और राजन्य जो है युद्ध में अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे और नए नए प्रदेशों पर अपना अधिकार करते थे। तो इस वर्ग का भी धीरे धीरे विकास होता चला गया, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं दोनों ही वैश्य वर्ग से ऊंचे माने जाते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों के अलावा, क्षत्रियों के अलावा जो सर्वसाधारण लोग थे, जिसमें सभी प्रकार के शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक, उन्हें विश्व या वैश्य कहा जाता था। हालांकि ये अछूत नहीं थे। इन तीनों इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। 2 बार जन्म का मतलब है जो उपनयन संस्कार करते हैं और वो जनेऊ जब बांधा करते हैं तो वो जो है द्विज कहलाया करते हैं। इन तीनों का जो है उपनयन संस्कार होता था। ये तीनों जातियां द्विज कहलाती थी। और सबसे जो निम्न वर्ग था, जो आर्य गृहस्थों की सेवा में दास, चाकर, सेवक, कर्मकार आदि के रूप में काम करता था, उन्हें शूद्र कहा जाता था। तीनों उच्च वर्ग के बालक विद्या प्राप्त करके यज्ञोपवीत धारण करके द्विज बनने का प्रयास करते थे, जो कि उपनयन संस्कार है। यज्ञोपवीत को द्विजत्व का चिन्ह माना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ जब तक लिखे गए वेदों के आधार पर, तब तक वर्ण व्यवस्था भली भांति विकसित हो गई थी, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से जन्म के नहीं हुआ था। जैसे महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है ब्राह्मण, आप एक तरह से कह सकते हो, कई सारे वेदों की रचना की और इनको हटा करके वशिष्ठ को राजा सुदास ने जो है अपना पुरोहित बनाया। तो आप देख सकते हैं वशिष्ठ जो कि उच्च कुल से नहीं आते थे, उनको भी अपनी जगह पुरोहित बनाया। इसके अलावा भी कई सारे क्षत्रिय भी थे, जैसे पंचाल के प्रवाहन, जयबाली, श्वेत केतु के ब्राह्मण उद्दालक, ये क्षत्रियों से शिक्षा लिया करते थे। ब्राह्मण उद्दालक ने जैसे ली है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो वेद नहीं पढ़ सकते हैं या वो ब्राह्मण धारण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐत्रेय ब्राह्मण का मैं ज़रूर उदाहरण देना चाहूँगी। ऐत्रेय ब्राह्मण के लेखक जो थे महिदास, किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा, जो कि शूद्र दासी थी, उसका पुत्र था। लेकिन उसने विद्या अर्जित कर करके ब्राह्मणों के समाज में अपना स्थान बना लिया था और ऐत्रेय नाम से विख्यात हुआ, और इसी ने जो है ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की, ऐसा माना जाता है। तो अभी तक उतनी जटिलता हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था में आई नहीं थी। अब
हम आगे सीधा आ जाते हैं मौर्य काल में, जहाँ हमारे पास साक्ष्य भी थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर हम किसी विदेशी की दृष्टि से देखना चाहें तो मेगस्थनीज की पुस्तक हमें मिल जाएगी, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक ब्राह्मण की दृष्टि से जो है उस समाज में क्या चाहते थे ब्राह्मण वर्ग के लोग और कितना समाज किन किन भागों में बटा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से समाज को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वही है ब्राह्मण का काम अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और ग्रहण करना। क्षत्रिय का स्वधर्म, अध्ययन, यजन, दान और शस्त्रजीव यानी कि युद्ध के द्वारा जीविका का पालन करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का स्वधर्म, अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन, व्यापार। और शूद्र का है चारों जातियों, तीनों वर्णों की सेवा करना। कौटिल्य ने शूद्र को भी लास्ट में आखिरकार जा करके कृषि, पशुपालन और वाणिज्य में सम्मिलित किया है, जो कि बाकी स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में हमने देखा है उससे भिन्न है। यानी कि कौटिल्य जो अपनी पुस्तक लिख रहा है वो सामाजिक रूढ़िवादिता से नहीं लिख रहा, बल्कि जो उस समय की नीड थी कि कृषि भूमि का विस्तार हो रहा था, तो उनमें आपको शूद्रों को लगाना ज़रूरी होगा, वरना इतना बड़ा वर्ग कहाँ से लाओगे आप खेती के लिए मजदूर के रूप में। तो उसने जो है इसकी मान्यता उसको दी है। अब मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप वैसा नहीं था कि विभिन्न वर्णों के व्यक्ति केवल वही कार्य करें जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है। हमने नंदवंश देखा इससे जस्ट पहले, जो कि क्षुद्र शूद्र वर्ण के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता ग्रहण कर ली थी। और चंद्रगुप्त के बारे में भी विवाद ही है कि वो क्षत्रिय था या वैश्य वर्ग से आया करता था। हालांकि कौटिल्य ने बहुत अधिक बल दिया है कि सभी वर्णों को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और राज्य का प्रमुख कार्य यही है। इसलिए चारों वर्णों का अपने अपने स्वधर्म का पालन करना आदर्श तो माना जाता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं था। उपयुक्त चारों वर्णों के अलावा यहाँ एक और शब्द आ रहा है अपने वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब 2 अलग अलग वर्णों के व्यक्तियों, जब स्त्री और पुरुष का वर्ण भिन्न भिन्न हो तो उनके विवाह से जो बच्चे पैदा होते थे उनको वर्ण संकर माना जाता था। जैसे ब्राह्मण पिता और वैश्य माता, इससे उत्पन्न संतान को अम्बष्ट कहा जाता था। ब्राह्मण पिता और शूद्र माता की संतान को निषाद, क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की संतान को उग्र कहा जाता था। इस तरह से अलग अलग नाम जो हैं उल्लेख थे। अब मौर्य काल में कई सारी जातियों का भी विकास हो चुका था, जैसे तंतुवाय यानी जुलाहे, धोबी, दर्जी, सुनार, चर्मकार, लुहार आदि। अब हम मेगस्थनीज के दृष्टिकोण से देखते हैं। हालांकि वो विदेशी था, वो तरीके से समझ नहीं पाया था। मेगस्थनीज ने मौर्य युग में भारत की पूरी आबादी को 7 जातियों में बांटा है। पहला, दार्शनिकों की जाति, जिनकी संख्या कम थी लेकिन प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा थी। समझ गए हम कि यहाँ ब्राह्मणों की बात की जा रही है। दूसरा वो वर्ग कह रहा है किसान, जो कि दूसरे लोगों की तुलना में बहुत अधिक थे, जो टैक्स दिया करते थे, अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ गांवों में रहा करते थे, शहरों में कम जाया करते थे। इसके अलावा तीसरा कह रहा है अहीर, गडरिये और चरवाहे, जो कि आप एक तरह कह सकते हो पशुपालक जातियाँ, जो कि गायों को, भैंसों को पाला करते थे और पशुओं को जाल में फंसाकर हानिकारक जंगली पशुओं और पक्षियों से देश की रक्षा करते थे। चौथा वर्ग वो बता रहे हैं एक वर्ग या जाति कारीगर लोगों की थी। कुछ लोग कवच और अन्य उपकरण बनाते थे। इस तरह से विशिष्ट जो शिल्पी थे उसने अलग वर्ग बताया है। 5वां वर्ग सैनिकों का वर्ग था, जो सुसंगठित था और युद्ध के लिए हमेशा सुसज्जित और समुद्यत रहा करता था, और युद्ध की सेना का खर्च जो है राजा भोगा करता था। शांति के समय ये लोग आलस्य में, आमोद प्रमोद में मग्न रहते थे। छठा वर्ग वो बता रहा है निरीक्षक वर्ग, कि भारत में जो भी हो रहा है साम्राज्य के अधीन चंद्रगुप्त मौर्य के, उसकी खोज और देखभाल का काम करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। और 7वां वर्ग वो बता रहा है राज्यकार की देखभाल और संचालन का कार्य करने वाले सभासदों का शासक वर्ग के जो लोग थे वो इनमें शामिल किया करता था। इसमें राजा के मंत्रीगण, कोषाध्यक्ष, न्यायकर्ता इस वर्ग से आया करते थे। मेगस्थनीज ने अपने पूरे विवरण में हम जो देख रहे हैं कि उस समय पूरे भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं करता है। शायद वो विदेशी था, भाषा से, संस्कृति से, सभ्यता से वो जैसा उसने समझा शायद वैसा ही उसने लिखा है। वैसे हम कुछ कह सकते हैं कि दार्शनिक ब्राह्मण को कहा गया है। कृषक समुदाय में वैश्य और शूद्र के अंतर्गत आते थे। गडरियों, वैश्य और शूद्री कह सकते हो, पशुपालन करने वाले कारीगरों को शूद्र वर्ग का माना जाता था, और सैनिक तो आप जानते ही हैं क्षत्रिय वर्ग का माना जाता था। ग्रीक लेखकों ने शासकों का एक पृथक वर्ग माना है, लेकिन ये व्यक्ति प्राय ब्राह्मण और क्षत्रियों वर्ग से ही हुआ करते थे।
मौर्य युग में चारों वर्णों में समाज में स्थिति एक जैसी नहीं थी। न्यायालय में जब दंड दिया जाता था तो साक्षी का वर्ण क्या है ध्यान में रखा जाता था। यदि कोई ऊंचे वर्ण का व्यक्ति नीचे वर्ण को कुवचन कहे तो उसे कम दंड मिलता था, और निचले वर्ण का उच्च वर्ण को कुवचन कहे तो उसे ज्यादा दंड दिया जाता था। क्षत्रिय ब्राह्मण को कुवचन कहे तो 3 पर्ण थे, लेकिन अगर यही अपराध वैश्य करे तो उसे 6 पर्ण। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायालय में भी अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के आधार पर फैसले लिए जाने लगे थे। किसी का अपराध नहीं बल्कि उसका वर्ण ये तय करता था कि उसकी सजा कैसी होगी। इस प्रकार मौर्य युग में पूरी तरह से चातुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। चारों वर्णों के लिए स्वधर्म निश्चित थे जिनका पालन आवश्यक माना जाता था। लेकिन मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था आगे जो समय आया उसके जैसी कठोर नहीं थी। अब हम आ जाते हैं मौर्यों के पतन के बाद, जबकि शक कुषाण शासक सारे हुए, भारत में बहुत अधिक व्यापार का वाणिज्य का विकास हुआ। तो इसके कारण क्या व्यवस्था आई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन जब हुआ तो बौद्ध और जैन धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई। तो अब जो है वैदिक धर्म वापस उसका पुनरुत्थान होना शुरू हो गया। मौर्यों के बाद में भारत की शक्ति आप जानते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंशों के हाथ में चली। ये सभी ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, लेकिन ये शासन का काम करने में हिचकते नहीं थे। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मणों को अन्य से श्रेष्ठ माना गया है, जो कि इस काल की रचना है। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और दान ग्रहण करना बताया गया है। बाकी वर्णों के बारे में कहा गया है कि वेद नहीं पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते, यज्ञ नहीं कर सकते और दान नहीं ले सकते। उसके बाद में आगे जो आया है उसके मनुस्मृति में उसी का ब्राह्मण का ही ये दिया गया है। इसके अलावा पतंजलि के महाभाष्य से हमें पता चलता है कि ब्राह्मण वर्ण जन्म पर अब आधारित होने लग गया था, और ब्राह्मणों की पहचान हुआ करता था उनका गोरे रंग का होना और कपिल रंग के बालों का होना। मगध देश में जहाँ कृष्ण वर्ण के नारियों की प्रधानता थी, वहाँ शरीर के बाहरी रूप को देखकर ब्राह्मण को पहचानना अत्यंत सरल था। मौर्योत्तर युग में क्षत्रियों और वैश्यों की स्थिति वही थी जो पिछले समय में थी। क्षत्रियों का काम अध्ययन करना, यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना, दान देना और बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की रक्षा करना थी। समाज में उनकी स्थिति ऊंची समझी जाती थी। यहाँ तक आते आते क्षत्रिय वर्ग भी अब पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया था। इसलिए मौर्योत्तर काल में ऐसे क्षत्रिय भी हो गए थे जो वैश्यों का काम करते थे, हालांकि उनकी संख्या कम नहीं थी। वैश्यों का काम पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, खेती, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य, महाजनी आदि थे। लेकिन संकटकालीन परिस्थितियों में वैश्यों को शस्त्र धारण करने का भी अधिकार दिया गया था ताकि वे आत्मरक्षा कर सके। शूद्रों की सामाजिक स्थिति हीन थी। वे वेद नहीं पढ़ सकते थे, यज्ञ के कर्मकांड की अनुमति उनको नहीं थी। वे सिर्फ इतिहास पुराण का श्रवण कर सकते थे, जिससे उनकी जो ज्ञान पिपासा अगर शांत करना चाहे तो कर सकते थे। यज्ञ वे नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो देवताओं के प्रति उसका स्मरण करें और नमस्कार करें, यही उनसे अपेक्षा की जाती थी। और उनका एकमात्र कर्म था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। उनकी कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, और यदि कोई शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो उसके लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो जो है उसकी जीभ काट ली जाती थी, और अगर ब्राह्मण शूद्र को गाली दे तो उसे सिर्फ 12 पर्ण का जुर्माना दे सकते हैं। इस तरह से मौर्योत्तर युगों में शूद्रों की स्थिति हीन होने लगी, लेकिन फिर भी अभी तक भी वे अस्पृश्य यानी अछूत नहीं माने जाते थे। मनु के अनुसार ब्राह्मण जो है ऐसे शूद्र के यहाँ भोजन कर सकता है जो उसकी सेवा में पशुपालक का कार्य करता है। बौद्ध युग से पहले तो शूद्र जो है उच्च वर्ण के लोग घरों में भोजन भी बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे रसोइयों का काम जो है शूद्र से ले लिया गया और उनसे इस काम की मनाही कर ली गई। अब अगर ऐसा कहें कि शूद्रों द्वारा पक्का भोजन तो ब्राह्मण नहीं ले सकते, लेकिन कच्चा भोजन ले सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था अब होने लग गई। शूद्रों के कौन कौन से वर्ग आते थे, पतंजलि के महाभाष्य में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। रथकार, कहार, जुलाहे, कुम्हार, लोहार, नाई, चमार, धोबी, इन सबको पतंजलि ने शूद्र माना है। लेकिन बाकी सारे में जो है नाई, धोबी, लोहार जैसे तो जो थे अनिर्वसित शूद्र थे, यानी ये उच्च वर्ण के लोगों के बर्तनों को छू सकते थे। पतंजलि ने 2 भागों में बांटा है शूद्रों को, निर्वसित और अनिर्वसित। निर्वसित में नाई, धोबी, लोहार आ गए, जो कि
उच्च वर्ण के लोगों के भोजन पात्रों को, बर्तनों को छू सकते हैं, लेकिन जो निर्वसित है वो किसी पात्र को छू दे तो पात्र अपवित्र मान लिया जाएगा। अब गुप्त युग और मध्य युग तक आते आते पूर्व मध्य युग तक कैसी वर्ण व्यवस्था हो गई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। मौर्योत्तर काल में जो चातुर्वर्ण का जो रूप विकसित हुआ था वह गुप्त और मध्य युग में भी विद्यमान रहा। अभी भी चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में थे। ये वर्ण का कैसे निर्धारित होते थे? जन्म के आधार पे। कई बार हालांकि कई ऐसे राजा भी हुए जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। शुंग और कर्ण के बाद भी कई सारे हुए। मयूर शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था जिसने कांची के पल्लव राजा को हरा करके पल्लव प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि उसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और मयूर शर्मा ने कदम्ब वंश, जो कि ब्राह्मण थे मुख्य रूप से, वहां से जो है उसने भी शासन किया है। कुछ उदाहरण भी दे रही हूँ, अपवाद भी। हेन सांग जो कि हर्ष के समय भारत आया था, वो कह रहा है कि सिंध देश के राजा जो थे वो शूद्र थे। इस तथ्य से हम बता सकते हैं कि अभी भी वर्ण का आधार जो है जन्म नहीं था, गुण था। चातुर्वर्ण में वे ही कर्म माने जाते थे, हालांकि मुख्य रूप से जो निर्धारित थे स्मृतिकारों ने अपने अपने स्मृतियों में लिखे हैं। हेन सांग ने चारों वर्णों का उल्लेख किए हैं और उनके वे ही धर्म बताए हैं। हर्षवर्धन के ताम्रपत्र लेख में उससे वर्णाश्रम व्यवस्था प्रवृत्त चक्र यानी वर्णाश्रम धर्मों को व्यवस्थापित करने वाला कहा गया है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि राजा का कर्तव्य अब ये माना जाने लगा था कि वो अपने अपने धर्म और कार्यों में जो वर्ण के लोग हैं उनके वर्ण के हिसाब से काम करें, वो ये निर्धारित करें, निश्चित करें। 10वीं शताब्दी के अंत में भारत में जो अरबी विद्वान आए अल-बरूनी, उनने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा है कि इस देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्म नियत है जिस वर्ग से आते हैं, और राजा का ये कर्तव्य है कि किसी वर्ग को अपने कार्यों का अतिक्रमण नहीं करने दे। अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ण व्यवस्था के इतर जा करके कोई दूसरा काम करता है तो उसे जो है दंड दिया जाता है। इसके अलावा चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च हो गई थी, चाहे वो कितने ही अयोग्य हो, कितने ही भ्रष्ट क्यों नहीं हो। अल-बरूनी ने ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च बताई है। वैश्य वर्ण के लोगों के दो भेद बताए हैं। वैश्यों का एक भेद तो वो था जो बिजनेस किया करता था, श्रेष्ठी सार्थवा, और एक जो थे शिल्पी कृषक, जो कि कम अमीर लोग हुआ करते थे। पतंजलि तो है शिल्पियों को वे शूद्र मानता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों का काम खेती बाड़ी करना बताया गया है। गुप्त काल के बाद मध्ययुगीन भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार अब केवल जन्म रह गया था। जन्म के आधार पर ही निर्धारित होता था कि व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। इसलिए अब जो है रास्ते जो है किसी के योग्यता के आधार पर वर्ण व्यवस्था में ऊंचे उठने के खत्म हो गए थे, बंद हो गए थे। अब संभव नहीं था कि कोई व्यक्ति विद्वता या कर्मों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण में, वीरता और राजसत्ता के आधार पर क्षत्रिय वर्ण में जाए, या अगर कोई वैश्य कुल में पैदा हुआ हो तो विद्वता के आधार पर वैज्ञिक कर्मकांड कर पाए, और वैश्य ही कहलाएगा, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों नहीं हो या कितना ही वो साहसवान क्यों नहीं हो। गुप्त काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था इसी रूप में प्राप्त हो चुकी थी, और अंग्रेज़ों के आगमन तक इसमें और ज़्यादा रूढ़िवादिता धीरे धीरे आती चली गई, जो कि आखिरकार हमारे समाज के, हमारे देश के पतन का और विदेशी आक्रमणकारियों के सफलता का कहीं ना कहीं आगे जाकर के कारण बनी। बच्चों, इतना कहकर ही आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आप पूरा ध्यान से सुनेंगे और किस तरह से अलग अलग कालों में वर्ण व्यवस्था उद्भव होने के बाद में परिवर्तित होती गई और रूढ़िवादिता इसमें किस प्रकार आती गई, इसको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन ज़रूर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।